इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिएगा, आपको प्राइम कॉस्ट दे रखी है उसने 41,000। डायरेक्ट लेबर में स्किल्ड लेबर की कॉस्ट 6,000 है, अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट 2,000 है। फिर जो वर्क्स ओवरहेड है, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड, ध्यान से सुनना, वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। और जो फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो वर्क्स ओवरहेड फिक्स्ड हैं वो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। साथ में एक और चीज दे रखी है, सेल ऑफ स्क्रैप, यानी आपके पास जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो डिफेक्टिव हो गए या स्क्रैप्ड हो गए और उनको हमने डिफेक्टिव माल के रूप में बेच दिया, तो उसकी स्क्रैप के रूप में हमें 1,800 रुपए मिले। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको वर्क कॉस्ट निकालकर बतानी है। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहां से बड़ा क्वेश्चन है? ये सर इतने सारे तो परसेंटेज गिवन है। 2% गिवन है मात्र, इससे बड़े तो अब आएंगे आगे। फॉर्मेट देखा है आपने कॉस्ट शीट का? फॉर्मेट कितना बड़ा, क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना। देखिए, अब इसने आपको प्राइम कॉस्ट दे रखी है। मुझे ये पता है कि प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दूंगा तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी। अपने फॉर्मेट पर जाइए, देखो मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, ग्रॉस फैक्ट्री यहां पर सेम ही होगी ना, WIP नहीं दे रखा तो आपको। देखिएगा, आपको प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड जोड़ दोगे तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी। तो बस हमें सिंपल सा बस यही काम करना है। आइए, सबसे पहले देखिए, आपको प्राइम कॉस्ट गिवन है। प्राइम कॉस्ट 41,000। इसमें वर्क्स ओवरहेड जोड़ोगे। अब इसने क्या बोला है वो सुनना। वर्क्स ओवरहेड में दो बातें बोली हैं, एक तो वेरिएबल खर्चे बोले हैं, एक फिक्स्ड बोले हैं। सबसे पहले वेरिएबल। अब वेरिएबल के लिए उसने क्या बोला है जरा वो देखो। वो ये बोल रहा है वेरिएबल जो रहेंगे वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, आपकी जितनी भी वेजेस लगी है उसका 100% रहेंगे। तो आप क्वेश्चन में देखिए, आपको वेजेस दे रखी है 8,000, स्किल्ड लेबर की 6,000 और अनस्किल्ड लेबर की 2,000। तो आपके वेरिएबल ओवरहेड आ गए वेजेस का 100%। ये लीजिए, और फिक्स्ड कितने आ जाएंगे? आपकी वेजेस का 60%, तो यानी 4,800 इंटू 60%। 4,800 और आपको एक कॉस्ट की रिकवरी हो गई, सेल ऑफ स्क्रैप, वो माइनस कर दीजिए। समझना बात को। ये क्यों कर रहे हैं मैक्स? अरे समझाने तो दो, 2 मिनट रुका करो। पता है आप एकदम से क्वेरी आ जाती है, गड़बड़ हो जाता है सारा। मेरे को पूरी बात तो करने दो अपनी। सेल ऑफ स्क्रैप देखिए क्या होता है, इसको अब हमें समझना है। ये सेल ऑफ स्क्रैप क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इस फैक्ट्री प्रेमाइसेस में वर्क कर रहे थे। समझना बात को, फैक्ट्री में जो काम हो रहा होगा वहीं के ये खर्चे हैं। फैक्ट्री में काम होने के दौरान क्या हुआ, कुछ मटेरियल जिसको कि आप काम में ले रहे थे वो डैमेज हो गया। मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉस्ट में, ध्यान से सुनना, क्या इस कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? तो जुड़ी है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में मटेरियल तो जुड़ा होगा हर हालत में। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना। मान लो उसमें से 1,800 रुपए आप एक बार इसको मटेरियल मान लो। हालांकि ये मटेरियल भी हो सकता है, ये कोई एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है जो डैमेज्ड हो गया। हमें सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप दे रखी है,
तो मैं एक बार अज्यूम करवा रहा हूं कि मान लो जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था वो मटेरियल डिफेक्टिव हो गया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन के दौरान डिफेक्ट होने की वजह से अब वो गुड यूनिट नहीं बन पाएगा। अब अगर गुड यूनिट नहीं बन पाया तो भी वो एक डैमेज्ड यूनिट के तौर पर सेकंड हैंड प्रोडक्ट में बिक सकता है या फिर स्क्रैप के रूप में बिक सकता है। स्क्रैप समझते हो आप? स्क्रैप का मतलब बेसिकली होता है एक तरह से रद्दी, कबाड़ी के भाव बिकना, और उससे मुझे 1800 रुपए मिल गए। अब मुझे एक बात बताओ, जितना खर्चा आपने किया था वो इस कॉस्ट में इंक्लूड है कि नहीं है? उसमें से 1800 रुपए रिकवर हो गए। तो ये जो 1800 रुपए रिकवर हुए, क्या आप ये मानोगे कि आप ये तो मानते हो ना इस 1800 रुपए में प्रॉफिट थोड़ी आ जाएगा? ये तो उल्टा आपकी कॉस्ट से भी कम में बिका होगा, तभी तो उसे स्क्रैप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अखबार खरीदते हो, एक अखबार खरीदते कितने का हो और जब उसे रद्दी के भाव बेचोगे तो क्या उतने पैसे मिल जाते हैं क्या आपको? नो सर। नहीं। तो ये जो स्क्रैप है ये एक तरह से कबाड़ है आपका, लेकिन ये जितना भी रिकवरी करवाएगा ये हर हालत में आपकी कॉस्ट को क्या करवा देता है? कम करवाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई सेल ऑफ स्क्रैप दी हुई है तो बेसिकली दिस इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो ये मैं फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सर हाँ जी। सर ये प्राइम कॉस्ट में ये जो मतलब ये जो डिफेक्टिव गुड का जो स्क्रैप है, हाँ इसकी बनाने की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी ना प्राइम कॉस्ट में? बिल्कुल इंक्लूड है। प्राइम कॉस्ट आती मटेरियल से है, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस एक्सपेंस मिलाकर ही तो प्राइम कॉस्ट आती है। तो सर फिर वो अपन अगर जैसे गिवन हुई तो माइनस करेंगे? क्या चीज माइनस करोगे? ये डिफेक्टिव गुड्स की जो कॉस्ट बनाने वो की है। क्या जरूरत है? वो इसमें आ चुकी है, जितना रिकवर हुआ वो माइनस कर दो, बाकी की कॉस्ट तो लग चुकी है आपकी। अच्छा भाई ठीक मान है लो सर। आपने 2000 का मटेरियल लगाया था और बाद में वो 1800 का बिका, तो 200 रुपए तो आपका नुकसान रखोगे ही ना आप कॉस्ट में इंक्लूड। हाँ सर। तो अगर मैंने इसमें 2000 ऐड किए और 1800 लेस कर दिए तो अल्टीमेटली इफेक्ट आ तो गया 200 रुपए का। हाँ सर। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉस्ट पूरी लेकर चल रहे हो, बस अगर सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है तो उसे सेपरेटली लेस कर देना है बस। ये लीजिए, बताइए फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करिए, कितना अमाउंट आपके पास आ गया? तो देखिएगा 41 प्लस 8000 प्लस 4800 माइनस 1800, 52,000। ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, ये आपके पास वर्क कॉस्ट का अमाउंट आ गया। बोलो क्लियर? एक नई चीज आई है बस, सेल ऑफ स्क्रैप। ध्यान रखना, रिकवरी ऑफ कॉस्ट होती है, आप इसको ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो। स्क्रैप को हम बेसिकली रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, इसीलिए इसको कॉस्ट में से कम कर देंगे। आइए, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है। कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं, ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हम कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, इन पर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने आपको जो फॉर्मेट बनवाया वो फॉर्मेट बनवाया कि कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है। अब हम बोल रहे हैं कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। पहले एक बार जरा उसकी लिस्ट भी आपको समझनी है, लिखें। आइटम्स which are not included, items which are not included in cost sheet। आज हम कुछ ऐसे आइटम्स या ऐसे एलिमेंट पर चर्चा करेंगे जो कि कॉस्ट शीट में नहीं दिखाए जाते। क्यों नहीं दिखाए जाते? सबसे पहला पार्ट देखिएगा,
ये वो आइटम्स हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर का खर्चा होता है, यानी इन खर्चों का प्रोडक्ट की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप समझो, कॉस्ट शीट हम जो बना रहे हैं बेसिकली ये क्या बता रही है? कॉस्ट शीट ये बता रही है कि जब आप एक प्रोडक्ट को बनाने लगते हो तो उसको बनाने से लेकर उस प्रोडक्ट को बेचने एज वेल एज उस प्रोडक्ट को बेचने एज वेल एज प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपकी जो भी आफ्टर सेल सर्विस होती है, हम उन खर्चों को कॉस्ट शीट में लिखते हैं। बट ऐसे कई स्पेसिफिक खर्चे हैं जिनका जो खर्चे तो होंगे, लेकिन या कुछ और भी बातें हो सकती हैं जो कि मैंने इसीलिए केवल एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने आइटम्स यूज किया है, ध्यान रखना। इसका मीनिंग जब मैं समझाऊंगा तो समझ आएगा। तो मैं बात करूंगा उन सभी आइटम्स की जो कि कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होंगी। पहला पॉइंट, ऑल इनकम्स। देखिए, पहली बात, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट कैलकुलेट करने में इनकम तो आ ही नहीं सकती। इनकम का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपको कोई रेंट की इनकम मिल रही है, आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है। आप समझिएगा, हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, यानी कॉस्ट को फाइंड आउट करना। तो कॉस्ट को फाइंड आउट करने में किसी भी प्रकार की इनकम को आप कंसीडर नहीं करोगे। ये सभी इनकम फाइनेंशियल नेचर इनकम मानी जाती हैं, इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। आइएगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पर लगता है? आपकी इनकम के ऊपर लगता है। ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप समझ रहे हो? प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट बनाने की, और जो इनकम टैक्स है वो एक पर्सन या एंटिटी की इनकम पर लगता है। तो अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है तो वो आपकी कॉस्ट शीट में कहीं भी कंसीडर नहीं होगा। सर जो टैक्स पे करते हैं अपन कंज्यूमर उस पे गुड्स पे, वो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, पता है आप उल्टी तरफ चले जाते हो। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? नो सर, ये वाला नहीं बोल रही मैं। मैं हाँ, ना, जैसे अपन कंज्यूमर ने जो पे किया होता है ना, जो जैसे जीएसटी जो भी, कॉस्ट शीट कौन बना रहा है? कंज्यूमर बना रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है? वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड कोई टैक्स पे करेगी तो वो रहेगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो उसने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करवाया तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी तो प्रोडक्ट को बनाने में काम आई ना, हाँ तो वो लगेगी। मैंने किसको हटाया? इनकम टैक्स को हटाया है। हाँ। मैंने सारे टैक्सेस नहीं लिखा, मैंने केवल स्पेसिफिक किया इनकम टैक्स। यानी क्योंकि ये टैक्स प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं है। रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा, उस पर मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ सकती है, उस पर मुझे जीएसटी देना पड़ सकता है, उस पर मुझे परचेज टैक्स देना पड़ सकता है। वो सब तो रॉ मटेरियल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो टैक्स चुकाऊंगा तभी रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगा। तो वो तो प्योरली किससे रिलेटेड हो गया? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, वो आएंगे। कौन सा टैक्स नहीं आएगा? इनकम टैक्स नहीं आएगा। क्लियर? आइए, सर मैंने ना ये नहीं पूछा। सर मैंने ये पूछा है कि जब अपन जो आपने पूछा मैंने उसी का आंसर दिया है। बोलो। हेलो। हाँ
सर मैं ये पूछ रही थी कि जब मैं जैसे मैंने एक गुड बनाया, फिर मैंने उसको बाजार में बेचा, फिर जो उसमें जीएसटी जो पे करते हैं कंज्यूमर, तो वो तो हम डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट ही मेरी देते बात हैं। सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, अगर कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा तो क्या वो मुझे मिल रहा है या गवर्नमेंट को मिल रहा है? गवर्नमेंट तो को। मेरी कॉस्ट शीट में कैसे लूंगा मैं इसको? सोचो तो सही आप। और कॉस्ट शीट में मैं जो रिकवर कर रहा हूं वो थोड़ी लिखता हूं। कॉस्ट शीट में मैं क्या लिखता हूं? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब समझते हो? यस सर। जो आप प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कर रहे हो, अब बेचने पर आपको जो मिल रहा है वो कैसे आएगा यहां? और वैसे भी मैं आपको बताता हूं, टैक्स आपको नहीं मिलता कभी भी। हाँ वो तो ऐसा कौन गवर्नमेंट सा ही टैक्स देती है है। जो आपको मिल जाएगा? आप लगा सकते हो किसी के ऊपर टैक्स? नहीं सर। तो टैक्स आपको नहीं मिलता तो आप कैसे बात कर रहे हो उस पॉइंट पर? तो यहां मैं बोल रहा हूं वो समझो, मैं बोल रहा हूं आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। केवल कॉस्ट को कैलकुलेट करने में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो ही आपकी कॉस्ट होती है। आप जो चीज रिकवर करते हो वो कभी भी आपकी कॉस्ट नहीं होती। मैंने इनकम्स को वैसे ही हटा दिया, आप देखो तो सही यहां पर। और टैक्सेस की इनकम तो आपको तो मिल ही नहीं सकती, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, आप जो चीज यहां पर आपका क्वेश्चन है वो सही क्वेश्चन ये बनना चाहिए था कि अगर मैं कोई टैक्सेस पे करता हूं तो वो कॉस्ट शीट में आएंगे कि नहीं। रिकवरी की तो बात ही नहीं कर सकते आप यहां। वी आर ओनली डिस्कसिंग कॉस्ट शीट। कोई भी अमाउंट रिकवर करना आपकी कॉस्ट नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो आपका जो सही क्वेश्चन बनना चाहिए था वो ये था कि सर अगर हमने कोई टैक्सेस पे किए हैं इनकम टैक्स के अलावा, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो द आंसर इज, अगर वो टैक्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जिसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को आपने बाहर से यूएसए से इंपोर्ट करवाया तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी। तो वो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी कॉस्ट का पार्ट है, बिल्कुल आपकी कॉस्ट है। कस्टम ड्यूटी लगी वो आपकी कॉस्ट है। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा और जीएसटी पे किया वो भी आपकी कॉस्ट है। तो यहां हम केवल कॉस्ट पर चर्चा कर रहे हैं, रिकवरीज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आ जाइए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। हम अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं तो हमारा खर्चा है। बट क्या ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नहीं। डिविडेंड देना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। हमने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया तो उसका जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। आप समझिएगा, आपने एक लोन लिया अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है? क्या नहीं, वो एक फाइनेंशियल यानी अकाउंटिंग खर्चा है आपका। तो वो खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट पर चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट ऑन लोन को या डिवेंचर्स को इस कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं मानते हैं। आइए नेक्स्ट, कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस का मतलब हो गया लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एनी असेट। लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अपने यहां पर कोई प्लांट एंड मशीनरी थी उसको बेचा, क्योंकि अब वो बेकार हो गई थी। बेचा तो मुझे नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान मेरे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे अफेक्ट कर देगा भाई? तो वो नुकसान मैं अपनी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बना सकता। डोनेशंस कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। मैंने डोनेशन दिए एक एनपीओ में, एक अनाथ आश्रम को मैंने डोनेट किए 10,000 रुपए, तो क्या वो मेरे प्रोडक्ट पर चार्ज कर दूं? नो सर। कर ही नहीं सकता।
तो कोई भी डोनेशंस जो आप दे रहे हो वो डोनेशन आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। आइए गुडविल ऑब्लिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। आप अपने पीएनएल में ये खर्चा तो लिखते हो, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बट किसी भी प्रकार का जो रिटर्न ऑफ करना है क्या वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड है? नहीं, गुडविल को राइट ऑफ करना ये एक इमेजिनरी खर्चा है, एज पर दी अकाउंट्स खर्चा है, इसका कॉस्ट शीट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंटिंग खर्चा है, इसका भी कहीं कोई लेना देना प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट से नहीं है। ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, ओनर का पर्सनल खर्चा, ड्राइंग्स बेसिकली जो होती हैं वो भी फाइनेंशियल नेचर है आपका, तो वो भी आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होते, केवल इनका जो डेप्रीसिएशन होता है वो आता है। जैसे आपने एक फैक्ट्री में काम करने के लिए प्लांट खरीदा, तो प्लांट की वैल्यू थोड़ी आप कॉस्ट में जोड़ दोगे प्रोडक्ट को बनाने में, केवल और केवल उस प्लांट का यूज करके आपने जब प्रोडक्ट बनाया तो प्लांट की वैल्यू डेप्रीशिएट हुई, केवल वो जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट उस फैक्ट्री में काम आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से प्लांट की जो वैल्यू होगी वो आप कभी भी कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बना सकते। तो किसी भी प्रकार का जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है वो भी आपका यहां पर नहीं आएगा। सर ये जो 9th पॉइंट है ये ड्राइंग्स ही हो गई क्या? हाँ जी, ड्राइंग्स आ गई ना, पर्सनल एक्सपेंसेस सारे ड्राइंग्स ही होते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, लीजिए, अगर आप किसी भी प्रकार से फंड अरेंज करने के लिए कोई शेयर्स या डिवेंचर इशू करते हो, अब आपने इनको जब इशू किया तो डिस्काउंट पर किया तो आपको नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान प्रोडक्ट की कॉस्ट पर चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने के काम में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से वो नहीं आएगा। सर एक बार ना कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा दो। प्लांट की वैल्यू नहीं जुड़ती ना कॉस्ट शीट में भाई। अगर आपने एक प्लांट खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदी, तो क्या बिल्डिंग को जोड़ के अपन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे क्या? नहीं सर। ऐसा होगा तो पता है, एक प्रोडक्ट जो 10 रुपए का मिल रहा है, अगर उसमें बिल्डिंग की वैल्यू जोड़ दोगे करोड़ों रुपए की, तो सोचो वो 10 रुपए का प्रोडक्ट लाखों में पहुंच जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं जुड़ सकते, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रीसिएशन जुड़ता है बस। अंडर राइटिंग कमीशन, क्या होता है ये जानते हो? कभी सुना है इसका नाम? अंडर राइटिंग कमीशन, ये बिल्कुल आपने सुना होगा 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स में, कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके पास एक समस्या रहती है 90% के सब्सक्रिप्शन की। अगर वो नहीं आता तो कंपनी का पब्लिक इशू फेल हो सकता है, तो इसके लिए कंपनी कमीशन बेसिस पर कुछ लोगों को अपॉइंट करती है। वो लोग कंपनी को एश्योर करते हैं कि आपका पब्लिक इशू फेल नहीं होगा।
बदले में आप हमें क्या दे देना, कमीशन दे देना। तो ये जो अंडर राइटिंग कमीशन है ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, ऑल। सर जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो भी आगे की 12th पॉइंट में। सारा ही आ गया ना, फंड अरेंज करने की सारी कॉस्ट आ चुकी है इसमें। ऑल एप्रोप्रिएशंस ऑब्लिक ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, आपका जितना भी एप्रोप्रिएशंस है या आपके जो भी ट्रांसफर टू रिजर्व हैं वो भी किसी भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सीआरआर में डाला, डीआरआर में डाला, या पढ़ चुके हो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालते हो, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालते हो, या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा जो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो वो किसी भी प्रकार से आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो उसको भी हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो ठीक है हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, बताइए। यस सर। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास कुछ एक लिस्ट मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि ये वो आइटम्स हैं जिनको आप कॉस्ट शीट बनाते समय इंक्लूड नहीं करोगे। अगर इनमें से कोई आइटम आ जाता है तो हम उनको इंक्लूड नहीं करते। और बताएं, और भी अगर कुछ हम बात करें। एक मिनट, ऊपर मैंने देखिएगा एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आएंगे एक बार डायरेक्ट। पहले हम कुछ और बात करते हैं, फिर इन पर भी अभी बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, छोटा सा इलस्ट्रेशन है। 10 देखो ये क्या बोल रहा है, गिवन डेटा दैट फिनिश्ड गुड्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 30,000, फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 50,000, सीओजीएस दे रखी है 1,90,000। आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालकर बताइए। तो अब आप याद कीजिए अपने फॉर्मेट को, अगर कॉस्ट शीट में आप जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब आप फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते थे तो सीओजीएस आती है, यानी सीओजीएस कैसे निकाल रहे थे आप, सबसे पहले आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर आप COGS निकालना चाहते हो तो आपका ये फॉर्मूला होता है COGS का। अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखी है, COGS उसने आपको दे रखी है 1,90,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000। बस केवल देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, ये इस फॉर्मेट पर ही बेस्ड होंगे आपके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 1,90,000 माइनस 30 और प्लस 50, 2,10,000। 2,10,000 आंसर आ जाएगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि हाँ। ये जैसे ना, ये काय का क्वेश्चन था, ये जैसे फैक्ट्री कॉस्ट आती है अपनी, तो ये आती है प्राइम कॉस्ट, उसमें प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, है बिल्कुल। ना? तो तब आती है अपनी फैक्ट्री ग्रॉस कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ हाँ, और ये अगर अपन को ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता है तो ये स्टार्टिंग से अपन ये सब प्लस करते हैं कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये बिल्कुल, ऑफिस तभी तो आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो पूरा एक ही तो फॉर्मेट चल रहा है आपका। देखो तो सही आप, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही तो ऐड किए हैं मैंने ये सब। क्योंकि सर जैसे अभी अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो निकाली है, इसमें अपन ने सिर्फ ये 3 ही कॉस्ट ली, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यही से ओपनिंग। तो आएगी ना। आप देखो तो सही एक बार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो इन सब का टोटल होता है। कॉस्ट शीट को पढ़ो ध्यान से। अगर मुझे COGS दी हुई है और ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूं ना। अच्छा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन? डायरेक्टली निकलेगा, और तो कैसे? आपके पास डेटा कहाँ है जो आप अलग अलग निकालोगे? नहीं। आपसे उसने पूछा यही है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो। तो मुझे ये पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एड लेस करूंगा तो COGS आएगी। अब ये तीनों चीजें दी हुई हैं तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ इक्वेशन से। हाँ, और सर इसका ये भी फॉर्मूला है क्या? मैं बस यही तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे प्राइम कॉस्ट, मतलब ये फैक्ट्री कॉस्ट और ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, हाँ जी, ये अगर ये अलग से दिए हैं तो फिर ये सब प्लस होगा, फिर बिल्कुल। आएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी कैसे? जोड़ो आप सबको। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लोगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अच्छा ठीक है सर, आ गया। ये पूरा फॉर्मेट एक साथ ही तो चल रहा है ना। इन सबको इधर से भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी तरीके से एडलेस करके भी उल्टा भी जा सकता हूं। कल को हो सकता है वो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दे, सेलिंग एक्सपेंसेस दे दे और फिनिश गुड्स दे दे, तो मैं रिवर्स चल के भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूं। डेटा तो कहीं से भी दे सकता है, ये पूरा एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से रिलेटेड ये प्लस माइनस का कैसा भी डेटा आपको दे सकता है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग बस आपको उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, आज आप इसमें बस एक इलस्ट्रेशन करना, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें आपको पूरी कॉस्ट शीट बनानी है, सारे ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, सारा डेटा दिया हुआ है। इसको एक बार आप ट्राई करना, पूरी कंप्लीट कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। फॉर्मेट पर रखना है बस आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते जाओ, जैसे जैसे डेटा मिले उसको आप लिखते जाओ, तो आपके पास एक कॉस्ट शीट बनके तैयार हो जाएगी। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए।